Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 16 June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज, आप सभी को पता है यहाँ पे साइक्लोन बिपरजॉय आने वाला था और बिपरजॉय आ चुका है, इसने लैंडफॉल कर लिया है. तो यहाँ पर कहाँ पर, गुजरात के कच्छ एंड सौराष्ट्र कोस्ट में. तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि गुजरात कहाँ है और गुजरात का कच्छ रीजन और सौराष्ट्र रीजन आपका कहाँ देखने को मिलता है. तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया के ये आपका स्टेट गुजरात है. यहाँ पर आप देखेंगे ये है कच्छ, गल्फ आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ आ जाता है, ये कच्छ है और ये है सौराष्ट्र. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे लोकेशन क्लियर होगी. तो यहाँ पर कौन सा साइक्लोन आया है आप सभी को याद रखना है, बिपरजॉय. तो बिपरजॉय साइक्लोन आया, ये नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने ये नाम यहाँ पर रिकमेंड किया गया था. ओके तो चलिए आगे हम फर्दर आगे बढ़े, उससे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन था सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द. सियाचिन ग्लेशियर कहां पर सिचुएटेड है. तो आपके ऑप्शंस थे ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह लद्दाख, नॉर्थ ऑफ गिलगिट एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया था और कई लोगों के आंसर यहाँ पर सही भी थे. तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो आपका सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. अब हम यहाँ पे जो सारी ये जो आपकी 4 लोकेशंस दी गई हैं है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके तो पहला क्या है आपका अक्साई चीन. अक्साई चीन कहाँ है, आप इस मैप में देख सकते हैं, आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख आ जाता है. ठीक है, ये आ गया आपका अक्साई चीन. ठीक है, और ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, यहाँ पे चाइना के साइड में, और ये आपका अक्साई चीन आ गया. दूसरा ईस्ट ऑफ ले की बात करते हैं तो ये आपका लद्दाख है. आप यहाँ पर देखेंगे ये लद्दाख रीजन है और यहाँ पर आपका पड़ता है लेह. आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियर दिखाई देगा. तो ये लद्दाख रीजन है और ये आपका लेह आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सियाचिन ग्लेशियर नहीं आता है. नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ऑफ गिलगिट. तो नॉर्थ ऑफ गिलगिट आप सभी को पता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. आपका लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर आती है, ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से जाती है. ठीक है, और ये है आपका गिलगिट. तो यहाँ पर भी हमारा सियाचिन ग्लेशियर नहीं आता है. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, आप ये देखेंगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आपकी LOC और ये यहाँ से आती है आपकी, यहाँ पर एक नुब्रा रिवर है वो यहाँ पर बहती है और उसी के पास यहाँ पे नुब्रा वैली है जहां पर क्या देखने को मिलता है, हमें सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर देखने को मिलता है. अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं. ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, लाइंग इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ द कश्मीर नियर द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर. ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी आ जाती है, इंडिया और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है. तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसकी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ 50 मीटर लॉन्ग नुब्रा रिवर. यहीं से मतलब कि आपकी जो सियाचिन ग्लेशियर है वहीं से नुब्रा रिवर निकलती है. तो आपको ये याद रखना है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द शोक रिवर. तो आपके यहाँ पे 2 रिवर है, एक आपकी आ जाती है शोक रिवर और दूसरी आती है कौन सी, नुब्रा रिवर. तो नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इसका सोर्स है. ओके, और नुब्रा रिवर क्या है, सॉरी शोक रिवर जो आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा रिवर की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिस्टम. और ये पूरा किसका पार्ट है, आपका इंडस वैली सिस्टम का यहाँ पर पार्ट है. तो सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ दी नुब्रा वैली. तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी. ओके तो चलिए यहाँ पे सबने अच्छा सही आंसर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आपका आज का क्वेश्चन है यहाँ पर विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता. अब यहाँ पर तीस्ता रिवर कहाँ है इसके बारे में आपको बताना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको उस तीस्ता रिवर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसको यहाँ पर बताना है. ठीक है, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. पहला आपका ऑप्शन है कि जो रिवर तीस्ता है उसका जो सोर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है उसके साथ ही यहाँ पर आती है, बट ये कहाँ से फ्लो होती है, सिक्किम. मतलब कि जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है जहां से वो निकलती है वहीं से आपकी जो तीस्ता रिवर है वो भी निकलती है. ठीक है, बट जो तीस्ता रिवर है उसका जो पाथ है वो कहाँ से फ्लो होती है, आपकी सिक्किम से होती है, और ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है. तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, हमें ये बताना है. ठीक है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो रिवर कौन सी, रंगीत, जो रंगीत रिवर है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है. तो क्या ये रिवर तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है.
ओके। थर्ड हमारा स्टेटमेंट क्या है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या तीस्ता रिवर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का जहां बॉर्डर लगता है, तो क्या वो वहां पर फ्लो होती है? तो इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपको एक कॉमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे विथ मैप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन। कल हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बेसिस पर आपको राइट आंसर बताना है। इट इज अ परमानेंट बॉडी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन क्या एक परमानेंट बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ये है, इट्स रिकमेंडेशंस इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। क्या इसकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है या नहीं होती है? तो आपको इसका आंसर देना है, कौन सा इसमें सही आंसर होगा। इसको हम इस क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड हमारी न्यूज है कौन सी, कि दिल्ली पुलिस सीक्स टू कैंसिल ऑफ पॉक्सो केस अगेंस्ट बीजेपी एमपी। यहाँ पे आप सभी को पता है रेसलर्स के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे। किसके ऊपर? WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं और एमपी बीजेपी की एक एमपी हैं, उनके ऊपर क्या लगाया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के सेक्सुअल चार्जेस लगाए गए हैं। ठीक है, और इसमें एक माइनर भी आपकी इंक्लूड है, मतलब कि उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम थी, तो वो माइनर में आ जाती है। और जब भी माइनर के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है, तो उसमें आपका कौन सा लगता है? पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, आप सभी को ये पता होगा। तो अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो माइनर थी उसका स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, और उस बेसिस पर यहाँ पे जो पॉक्सो एक्ट के चार्जेस थे वो यहाँ पर कैंसिल किए जाते हैं। किसके अगेंस्ट में? बीजेपी एमपी के अगेंस्ट में। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए पॉक्सो एक्ट कंटिन्यूसली यहाँ पे न्यूज में है। हमने आसाम का केस देखा था, है ना, आसाम में चाइल्ड मैरिज के जो केसेस आपके सामने आ रहे थे, वहां भी पॉक्सो एक्ट को लगाया जा रहा था। कर्नाटक में हमने बहुत सारे केसेस देखे, और इवन अब ये फिर से ये केस आ गया। तो पॉक्सो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जो क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे जरूर बनेंगे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में देखते हैं, ये कब आता है आपका? 2012 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं चिल्ड्रंस के साथ, उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो ये एक्ट आता है आपका 2012 में। The act was designed to protect children from sexual assault, sexual harassment and pornography offences, as well as to provide for the establishment of special code for the trial of such offence. यहाँ पर इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि पॉक्सो एक्ट के अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, अगर किसी बच्चे के साथ, और बच्चा क्या होना चाहिए? माइनर होना चाहिए, तभी क्या लगता है आपका? पॉक्सो एक्ट लगता है, जिसकी एज 18 से कम हो। ठीक है, मतलब 18 ईयर से जिसकी एज कम होती है, माइनर उसको कहते हैं। और उसके साथ अगर किसी बच्चे के साथ यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या फिर आप उसे पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, इस तरह के कुछ ऑफेंस हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपका पॉक्सो एक्ट लगता है। और इसके साथ ही इसी एक्ट में एक प्रोविजन है किसका? स्पेशल कोर्ट का स्टैब्लिश करने के लिए, कि मतलब इस तरीके के अगर ऑफेंस आते हैं तो उनका ट्रायल किसी स्पेशल कोर्ट में आप स्टैब्लिश करके उसका ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉक्सो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये पहली बात तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका जेंडर न्यूट्रल लॉ है, मतलब चाहे आप बॉय हो और चाहे गर्ल है, तो इसमें दोनों आपके यहाँ पर इंक्लूडेड है। ओके, नॉट रिपोर्टिंग अब्यूज इज एन ऑफेंस। अगर आपको पता है जैसे कि ये पर्टिकुलर ए बच्चा है, इसके साथ यहाँ पे ये माइनर है और इसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या फिर हैरेस किया गया है, सेक्सुअली इसे हैरेस किया गया है, और यहाँ पर जो आपका कोई एल्डर पर्सन है उसको इस बारे में पता है और अगर इसने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, तो इस केस में क्या होता है, उस पर्सन को भी यहाँ पर पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ये जो पर्सन होता है वो लाइबल होता है पनिशमेंट का। ठीक है, और सेकंड अगर थर्ड बात करते हैं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता थी कि पॉक्सो एक्ट है हमारे इंडिया में, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो अगर बाद में अगर 3 साल बाद 4 साल बाद कभी भी आपको इसके बारे में पता, आप इसकी रिपोर्टिंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विक्टिम कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन अ नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज बीन कमिटेड। तो यहाँ पर बहुत साल हो चुके हैं उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट अगर फीचर देखें, जो विक्टिम होती है उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर रखा जाता है, मतलब कि पब्लिक डोमेन में उसका जो आइडेंटिटी होती है उसको नहीं लेकर आया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कुछ पॉक्सो एक्ट 2012 में आया गया था। 2018 में इसके कुछ जो लॉज हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी किया गया है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उससे रिलेटेड बच्चों को बहुत ज्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिजिकली बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं यहाँ पर मतलब कि
उससे लीड करते हैं। अगर एक बार उनके साथ किसी ने पर्सन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनको सेक्सुअली हैरेस किया है, तो वो उनको फिजियोलॉजिकली मतलब आप साइकोलॉजिकली उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है उसके माइंड पर, उसकी बॉडी पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई बच्चा है यहाँ पर छोटा सा, और इसको सेक्सुअली हैरेस किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो जब वो पर्सन कभी बच्चे के सामने आता है तो वो मेंटली उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और ये सिर्फ मूवीज वगैरह में नहीं होता, ये आपकी रियलिटी के फैक्ट्स हैं कुछ। ओके तो पॉक्सो एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है कि आपको अब इसके बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर देखनी होगी। अब कुछ इश्यूज इसमें एक्चुअली ये आ रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों को नेगेटिवली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे इनएफेक्टिव लेजिस्लेशन है। पॉक्सो एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है हमारे इंडिया में, बट स्टिल यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है, फिर भी हम सेक्सुअल जो अब्यूज है बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लो कन्विक्शन रेट है। पॉक्सो एक्ट के अंदर यहाँ पे आपको एविडेंस पूरे प्रूफ नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सारे जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कन्विक्शन रेट इसका बहुत ज्यादा क्या है, कम है। इसलिए ये जो इनएफेक्टिव लेजिस्लेशन के अंदर आता है, और बच्चों को हम यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जुडिशियल डिले, यहाँ पे बहुत ज्यादा जुडिशियल डिले होता है। अनफ्रेंडली टू चाइल्ड, यहाँ पे चैलेंजेस रिलेटेड एज डिटर्मिनेशन, कई बार क्या होता है एज को डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि बच्चा यहाँ पे रियली में माइनर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इशू आ जाता है। एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसके कारण ये जो केसेस है और ज्यादा क्या हो रहा है, आपका एम्प्लीफाई हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। और कई बार क्या होता है इसमें, देखिए फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, माइनर्स की बात की जा रही है। अब क्या होता है बच्चों के साथ कभी अगर ऐसा केस होता है तो वो अपनी फैमिली में नहीं बता पाते हैं, इतने फ्रेंडली पेरेंट्स नहीं होते हैं कि वो उनके साथ क्या करें, कम्युनिकेट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फैमिली में इस चीज के बारे में उनको अवेयर कराना होगा, और बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना होगा, जिसके साथ अगर उनके साथ कभी भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो क्या कर सके, एटलीस्ट शेयर कर सके। और कुछ बच्चे अगर शेयर करते भी हैं तो वहां पर फैमिली क्या करती है, उनको कह देती कि अब इसके बारे में बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी बात आ जाती है कि इसकी फैमिली की रिस्पेक्ट में, कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये एक पूरा टैबू उनके साथ, बच्चे के साथ अटैच हो जाएगा, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के साथ ये जो पूरे नोशंस हैं, है ना, तो इन नोशंस के साथ क्या होता है, जो पुलिस फैमिली होती है वो कभी कभी जो केसेस होते हैं उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करती है। ओके, तो आई होप पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सपोर्ट डिप्स अगेन। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हिट 5 मंथ हाई। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5 मंथ्स में देखा जाए तो अभी के टाइम पर क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हिट गया है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में आप देखते हैं। ठीक है, तो आपकी दो चीज होती है, एक होता है ट्रेड डेफिसिट, दूसरा होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, वहां पर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका इंपोर्ट, दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, हम कुछ आइटम्स को अपनी कंट्री में मंगाते हैं और कुछ आइटम्स को अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, तो ये हो जाता है इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर की तरफ आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेड डेफिसिट आपका इंपोर्ट क्या हो रहा हो, बहुत ज्यादा हो रहा हो, और एक्सपोर्ट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब हम बाहर से सामान बहुत ज्यादा लेकर आ रहे हो और वहां पर चीजें बाहर कम भेज रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब आप इंपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट जब हम कम करते हैं और एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, हाई होता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं क्या, हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ है। अब इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, इंडिया की इंपोर्ट की बात करते हैं, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले आपका आ जाता है क्रूड ऑयल, इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल परचेस करता है। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजर्स की, हम फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। थर्ड यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गोल्ड होता है उसको भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, जो हमारा इंपोर्ट है उसको कम करना है। तो क्रूड ऑयल को हम किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा, डीजल्स में, पेट्रोल्स में इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, क्रूड ऑयल का कंजप्शन कम होगा। फर्टिलाइजर्स के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन वगैरह है, जो आपके जो मैन्योर्स वगैरह हैं, है ना, तो इन सारी चीजों का यूज किया जा रहा। गोल्ड के बेसिस पे लोगों से ये कहा जा रहा कि आप गोल्ड को परचेस ना करें। क्यों? क्योंकि इसे हमें यहाँ पर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, उस प्लेस पर गोल्ड के जो बॉन्ड होते हैं, जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड एक तरीके का आपका पेपर होता है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जैसे कि आपने उसकी वैल्यू दे दी कि ये आपको पेपर दिया जाता है, ये गोल्ड बॉन्ड है आपका, इसकी वैल्यू 100 रुपीज है। तो अगर आप 4 साल बाद भी इसको लेकर जाएंगे तो
इसकी वैल्यू कितनी ही रहेगी, आपकी 100 रुपीज़ ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो गोल्ड बॉन्ड्स है इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट को हम कर सकते हैं। अब इसी के चलते आपका जो ट्रेड डेफिसिट होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये जो रिलेशन होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपके दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपकी दो चीजें होती हैं, एक विजिबल और इनविजिबल आपका पेमेंट होता है, और कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आपके लोन्स आते हैं, और बैंक अकाउंट यहाँ पर सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, जैसे कि हम करते हैं इंपोर्ट्स करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो आपका कहाँ पर आता है, करंट अकाउंट में आता है। यहाँ पर जो सर्विसेज का हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए इंडिया में जो सर्विसेज है उसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, बट उससे ज्यादा क्वांटिटी में हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए जो हमारा मतलब कि एक मैचअप होना चाहिए ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है और इंपोर्ट यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यूनिलेटरल यहाँ पे ट्रांसफर, इनकम, रिसिट्स एंड पेमेंट्स वगैरह जो भी हम सारी चीजें करते हैं वो किसमें आता है, आपका करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट्स की अगर बात करते हैं, कैपिटल मतलब एक तरीके से आप बहुत बड़ा कोई अमाउंट है उसको लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या आ जाती है, बोरोविंग्स एंड लैंडिंग्स। यहाँ पे जो हम चीजें, जैसे कि हमने कोई किसी को उधार दिया, डेट दिया, ठीक है, या फिर किसी से कुछ बोरो किया, तो वहां पे क्या आता है, आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सारी चीजें, कि आपकी कंट्री में या तो इन्वेस्टमेंट आई या फिर आपने किसी और कंट्री में क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा, तो इसके कुछ रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका बैंक अकाउंट है, फॉर अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे डॉलर को देना पड़ रहा है ना, डॉलर आप क्या कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से निकाल कर दे रहे हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो डॉलर्स हैं वो यहाँ पर कम आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें यहाँ पे चेंजेस आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें इंपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, मतलब सॉरी, इंपोर्ट कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। चाइना ने इसमें महारत आप कह सकते हैं कि हासिल की है। चाइना इंपोर्ट क्या करता है, कम करता है आइटम्स का, और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ठीक है, इसीलिए चाइना के साथ हम क्या देखते हैं कि कंट्रीज जो है उनके साथ एक अच्छे रिलेशन भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको यहाँ पे क्या करना है, और ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें। हम यहाँ पे जो ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको हम सामने लेकर आ रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, हम यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी क्या करें, बहुत ज्यादा परचेस करते हैं दूसरी कंट्रीज से, तो यहाँ पे अब इंडिजिनियस जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कम कर सकें। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए ये एडिटोरियल सेक्शन में आज 4 आर्टिकल्स हैं और चारों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पे रिफ्लेक्शंस की बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज अ फ्रेंड देखना चाहिए, एज अ फो देखना चाहिए, क्या ये हमारा दुश्मन है या फिर दोस्त है, इसके बारे में बात की गई। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं जिससे कि आप क्या कर सके, कोई भी आपका जो पॉसिबल सिनेरियो, जितने भी यहाँ पे सिनेरियोज हो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, उसका हम एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकाल सकें। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाती है। मतलब हम इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का यूज करके जो टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि कोई भी पॉसिबल सिनेरियो आ जाए उसके हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सके, हम उसका आउटकम निकाल सकें। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं यूएस यूके की बात करते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके यहाँ पर मतलब कि उसको कैसे मेंटेन करना है सारी चीज़ों को, उसके लिए यहाँ पे बिल भी लेकर आया जा रहा है। यूके में इवन बिल भी लेकर आया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। बट यहाँ पे से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव्स की। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव क्या क्या हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर हम इसका सही से यूज करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्या क्या पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव की, जैसे कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो बहुत जल्दी क्या कर सकता है, यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। हम बात करते हैं किसकी, जीनोम सीक्वेंसी की, जीनोमी सीक्वेंसी के यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें हम डीएनए का क्या करते हैं, उसमें डीएनए की रीडिंग करती है, डिकोडिंग करते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प कर सकता है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें हमारा क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है। आपका एजुकेशन में आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं,
गवर्नमेंट सर्विसेज, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग में, जैसे कि हमें कैसी प्लानिंग करनी है, कोई जैसे कि फ्लडेड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, तो वहाँ की अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। कोई भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पर जो हाउस होते हैं, घर होते हैं, उन्हें कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएशन होता है वो कैसे किया जाता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, रोबोट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। देखिए, जो कॉइन्स होते हैं उसके टू साइड्स होते हैं, तो अगर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा आपका नेगेटिव आता है डीप फेक। डीप फेक्स, हमने इसकी कई बार बात की है। डीप फेक्स और आपका इसका क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर जो आपकी जो इमेजेस है, ऑडियो है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वीडियोस, इसका यहाँ पे क्रिएट करते हैं और वो इस तरीके से लगते हैं कि वो पूरा क्या है, आपका रियल है, तो उसे हम कहते हैं डीप फेक्स। यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही क्या किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्या है, जिसके कारण जो हमारी सिक्योरिटी होती है उस पर यहाँ पर थ्रेट होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर थ्रेट, ये आपका नेगेटिव में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा आपका आ जाता है क्या, इथिकल कंसर्न। इथिकल कंसर्न मतलब जो पर्सन इस चीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्राइव कर रहा है, तो उसमें यहाँ पे कुछ इथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। देखिए, आप सभी ने अभी आपकी जो न्यू वेब सीरीज आई है असुर के बारे में यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, जिसने यहाँ पे देखा होगा असुर को, तो उसको यहाँ पर पता होगा कि उसमें मतलब कि देखिए इथिकली वो कितना ज्यादा गलत था, उसके पास यहाँ पे कितना ज्यादा नॉलेज था, सारी चीजें थी, बट उसने उस चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना गलत यहाँ पर यूज किया। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल एज अ कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एथिकल कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट उसमें बात की जाती है कि ह्यूमन का जॉब लॉस होगा। ह्यूमन लॉस हमें देखने को मिलेगा। ह्यूमन लॉस देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ह्यूमन का जो जॉब लॉस है उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सिक्योरिटी का आपका यहाँ पे कंसर्न आ गया। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया, अभी इसके बारे में इंडिया में कोई भी अवेयरनेस नहीं है और इस इशू पर कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं होता है। तो देखिए, अवेयरनेस एंड डिबेट ऑन दीज इशूज आर लार्जली एब्सेंट इन इंडिया। द एडॉप्शन ऑफ एआई सिस्टम इज लो इन द कंट्री। यहाँ पर जो एआई सिस्टम है इसका जो एडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, बट दोज यूज्ड आर मोस्टली मेड इन द वेस्ट। ज्यादातर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसका यूज कहाँ किया जा रहा है, वेस्ट में किया जा रहा है। हमें यहाँ पर इंडिया में एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन की जरूरत है, जिसके कारण हम क्या कर सके, जो इफिकेसी है और शॉर्ट कमिंग्स है इंडिया में इस टाइम पर, उसको हम क्या कर सके, पूरा कर सके। अब आप सभी को पता होगा जो यूएस, एक टाइम पे यूएस की हेजेमनी रहती थी पूरे वर्ल्ड में। क्यों रहती थी, क्योंकि यूएस ने क्या किया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया था, जिसके कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यूएस की हेजेमनी, यूएस ने अपने आप को एज अ स्टैब्लिश किया था। अब यहाँ पर चाइना आपका बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो इससे क्या करता है, इसमें यही है कि इंडिया को क्या करना होगा, ये अपना जो AI holds tremendous potential in different sectors such as public health, agriculture, transport and governance। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नेंस है, इन सारी चीजों डिफरेंट सेक्टर्स में हम एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो आर्टिफिशियल है इस पर डिबेट डिस्कशन स्टार्ट करना होगा, लोगों को अवेयर कराना होगा और इस चीज पर हमें फोकस करना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था, कोड रेड। अब यहाँ पर जो हमारी 22nd लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन, उन्होंने क्या कहा है, हमें 30 डेज का टाइम दिया है और ये कहा है सारे जो लोग हैं, है ना, जो लोग हैं, उनसे डिमांड की है, अपील की है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए यूसीसी पर, किस पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आप सभी को पता है, ये आर्टिकल 44 है, आपका डीपीएसपी के अंदर आता है। किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो मैरिज है आपका, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, तो इसके लिए हम क्या लेकर आए, एक कॉमन लॉ लेकर आए, कॉमन लॉ लेकर आए। अभी अगर अभी की बात करते हैं तो अभी मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है किसको इनहेरिट होगी, तो इसके लिए यहाँ पे अभी क्या एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पर्सनल लॉज होते हैं। क्या है, अभी हमारे पर्सनल लॉज है, मतलब हिंदूज में अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, जैन में अलग है, सिख्स में अलग है, तो जितने भी यहाँ पर कम्युनिटीज हैं तो उसमें यहाँ पर ये कहा गया उनके सबके पर्सनल लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि
इसको हम क्या करते हैं कि हम डीपीएसपी के अंदर लेकर आएंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो पर्सनल लॉज होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनके लिए हम कॉमन लॉ लेकर आएंगे कि शादी ऐसे होनी है, डाइवोर्स ऐसे होना है, और जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है ये ऐसी चीजें सारी होनी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 22nd लॉ कमीशन है, ठीक है, 22nd जो लॉ कमीशन है, उन्होंने ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसको एग्जामिन किया है और ये कहा है कि हम लोगों से क्या करते हैं कि यहाँ पे जनरल पब्लिक और जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सभी के यहाँ पे व्यूज को मांगे हैं और 30 डेज का यहाँ पे टाइम दिया कि आप 30 डेज के अंदर इवन आप लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो लॉ कमीशन की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपना जो ओपिनियन है उसको यहाँ पे सामने रख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करते हैं 21st कमीशन की, 21st लॉ कमीशन की, उन्होंने भी इस पे इनिशिएट कर रहा था कि हम क्या करें, लॉ मतलब कि यूसीसी लेकर आए, बट उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप इसमें देखेंगे हमारा जो 21st कमीशन है 2018 में आपका ये बना था, उन्होंने ये कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस टाइम पर नीदर नेसेसरी एंड नॉट डिजायरेबल, ना तो अभी इसकी जरूरत है और ना ही डिजायरेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है और ये हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको भी क्या कर रहा है, वॉलेट नहीं कर रहा है, किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहा है, इसलिए हमें यूसीसी को लेकर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एट द स्टेट इन अ वेल रीजन डॉक्यूमेंट it has then argued that the focus on initiatives to reform the various personal laws should be elimination of all form of discrimination rather than an attempt to bring about uniformity in the law governing various religions। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको चेंज करना है तो आप पर्सनल लॉज में ही क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल लॉ में हम रिफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि शादी की जो एज है, हम लड़की की उसको हम 18 ईयर्स कर दें। ठीक है, जैसे कि अलग अलग रिलीजियस पर्सनल लॉज में हमें अलग अलग एज देखने को मिलती है, तो उन्होंने कहा कि हम जो पर्सनल लॉज है उसके कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना, उनको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूसीसी को लेकर मत आइए क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये ऐसा रिकमेंडेशन पूरा दिया था। ओके, अब देखिए लॉ कमीशन, अब बार बार इसके बारे में बात की जा रही, तो लॉ कमीशन की बात करते हैं। तो लॉ कमीशन क्या है, लॉ कमीशन इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है आपकी, आपको ये याद रखना है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। आपकी दो बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसको किसी लॉ के द्वारा लेकर आया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, बट ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसकी जो ये एक तरीके से आपकी एडवाइजरी बॉडी है, ये सब एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ पर मतलब कि जो इतने लॉज हैं सारी चीजें हैं तो इस पर एडवाइस देती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशंस को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अब हम फर्दर देखते हैं कि इसमें आगे सारी चीजें क्या होती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज जम्प स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस चाइना डिफेंस टाई। अब यहाँ पर यूएस और चाइना के डिफेंस टाइज के बारे में डिस्कस किया गया है कि अब क्या हो रहा है आज के टाइम पे यूएस और इंडिया के जो डिफेंस है उसको हम नेक्स्ट फेज पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कि अब हम देखेंगे यूएस इंडिया टाइज ड्रिवन प्राइमरली बाय देयर डिफेंस रिलेशनशिप। हमारे जो इस टाइम पर रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, मतलब कि अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे फेज पर चल रहे हैं। हाल ही फिलहाल में जो डिफेंस मिनिस्टर थे, यूनाइटेड स्टेट के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो इंडिया में विजिट में आए थे 4 और 5 जून को, जिसमें यहाँ पे जो डिफेंस कॉपरेशन है मेजर पार्टनरशिप की गई है। जैसे कि हम बात करते हैं किसमें कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारा जो इसमें बात करते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट अनाउंस्ड इन मई 2022। मई 2022 में क्या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इसको अनाउंस किया गया था और जनवरी के मतलब 2023 के जनवरी में इसको यहाँ पर इसका जो इनोग्रेशन किया गया है। ये क्या एक तरीके से कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया में, जो डिफेंस सिस्टम है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना है थ्रू ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। तो ये हमारा रोड मैप है कि हमें इंडिया में डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है थ्रू टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। ये इंडिया को क्या बनाएगा, सेल्फ रिलायंस बनाएगा। इंडिया का जो मिशन है सेल्फ रिलायंस की तरफ, उसकी तरफ ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा उसकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे जो ये विजिट हुई है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट क्या था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है और हमारी मिलिट्री है उसको उसके साथ कॉपरेशन एस्टैब्लिश करना है, मतलब इंडिया की जो मिलिट्री है और यूएस की मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन ड्यूरिंग विजिट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग अ रोड मैप टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है कि एक रोड मैप बनाया गया कि किस तरीके से इंडिया और यूएस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच में हम कोलैबोरेशन को प्रमोट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंडस एक्स को लॉन्च किया गया। तो आपको ये याद रखना है इंडस एक्स किसके बीच में लॉन्च हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में।
ठीक है, तो इंडस एक्ट है, इसका क्या है, विच इज टू प्रोवाइड अ न्यू इम्पेटस टू द डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस बिल्ड द यूएस इंडिया बायलैटरल स्पीच सिचुएशन अवेयरनेस अरेंजमेंट साइन इन 2022। तो ये किसके बीच में है, आपका इंडिया और यूएस के बीच में। तो बस इसमें एक्चुअली यही बताया जा रहा है। हमारा देखिए इंडो पैसिफिक इंपेरेटिव्स में भी हमारे यहाँ पर 2022 में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने रेफर किया था कि यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप एज अ कॉर्नस्टोन ऑफ देयर एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। अगर इंडिया और यूएस एक तरीके से पार्टनरशिप, उनकी डिफेंस पार्टनरशिप अच्छी होती है तो इंडो पैसिफिक रीजन में उनका एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे जो चाइना है उसका जो एक्शन है इंडो पैसिफिक रीजन में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्रेसिव एक्शन बाय द रशिया टूवर्ड्स यूक्रेन एम, वहां पर रशिया का एग्रेशन आप देख ही रहे हैं यूक्रेन में किस तरीके से है। तो और हम अदर इश्यूज की बात करते हैं जैसे कि अंडरमाइनिंग नेशनल सॉवरेनिटी, ट्रांसनेशनल इश्यूज जैसे आपके टेररिज्म हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गए। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ, इंडो पैसिफिक इंपेरेटिव्स का अगर हम उसका रिस्पेक्टिव देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बस यही कहा जा रहा है कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी वेरियस कंपनीज हैं, है ना, वो एक साथ मिलकर जॉइंट इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इंडिजिनियस इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे हम इंडिजिनियसली उसको क्या कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और फर्दर फ्यूचर में क्या होगा, हमारा जो एंगेजमेंट होगा वो बढ़ेगा। देखिए, द विजिट ऑफ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैज प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूएस ऑन जून 22, विच कुड सी अ फ्यू बिग टिकट्स अनाउंसमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है 22 जून को कहाँ जाने वाले हैं, यूएस जाने वाले हैं, आप सभी को पता है। अब देखते हैं इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कल्चरल शिफ्ट। कल्चर शिफ्ट की बात करते हैं तो यूनेस्को मस्ट एक्ट एज अ नेशन एग्जिस्टिंग री एंटरिंग ऑन ट्रिवलेस ग्राउंड। अब एक्चुअली हुआ ये है कि अमेरिका ने यहाँ पर, यूएस ने अपने आप को यूनेस्को से क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था 2017 में, जब यहाँ पे ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उस टाइम पर यूनेस्को से यहाँ पर क्या किया था, अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। क्यों, रीजन क्या थे कि ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पे थे, ट्रम्प से पहले ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वहां पर उन्होंने क्या करी थी, जो यूनेस्को को फंडिंग जाती थी उसको सीज कर दिया था 2011 में। तो इसी के चलते यहाँ पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर क्या किया था, 2017 में यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया था। इवन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे WHO की भी जो फंडिंग है यूएस जो देता था उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया था। अब फिर से अमेरिका ने क्या किया है, जो बाइडेन जी हैं उन्होंने, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यूनेस्को को फिर से क्या किया, ज्वाइन किया है। और क्यों ज्वाइन किया इसका रीजन भी पता चलेगा। WHO की जो फंडिंग यहाँ पर यूएस की तरफ से रुक गई थी उसको भी फिर से क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे ये है कि मेन उनका रीजन क्या है, चाइना। इन जो ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशंस है इन पे यहाँ पे चाइना का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर है, और जिसके कारण चाइना क्या कर रहा है, इनके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको यहाँ पे रूल्स सेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर चाइना की जो टेक्नोलॉजी इसको मतलब कि शिफ्ट करने के लिए चाइना का एक बहुत बड़ा आपका रीजन आ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर यूएस की क्या हुई है, आपकी री एंट्री हुई है, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आपका यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एम टू प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो यहाँ पर क्या है, आपकी ये यूएन की एक एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है कि पीस को यहाँ पर प्रमोट करना, सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रमोट करना थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा किन किन रीजंस में, एजुकेशन में यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन कराएं, आर्ट में, साइंस में, आपका जो कल्चर है। तो जब देखिए, जब एक चीज दूसरी चीज से यहाँ पर एजुकेशनल के बेसिस पर इम्पैक्ट, मतलब कि इनका कॉपरेशन होता है, साइंस के बेसिस पे होता है, कल्चरल बेसिस पे होता है, तो उससे क्या होता है, पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। ये कब 1945 में से फाउंड किया गया था, सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। इसमें 193 मेंबर्स हैं, 11 स्टेट एसोसिएटेड मेंबर एज वेल एज पार्टनर इन द नॉन गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर। तो 193 आपके मेंबर्स हैं, 11 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसमें आपके जो एनजीओज वगैरह हैं, इंटर गवर्नमेंटल, प्राइवेट सेक्टर भी इसके क्या है, मेंबर्स हैं। ओके, हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, यहाँ पर पेरिस में है। ओके,
इसके जो 5 मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन बेसिस पर यहाँ पर क्या होते हैं, यूनेस्को के प्रोग्राम्स होते हैं। अब एरिया ऑफ स्पेशलाइज की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके स्पेशलाइजेशन है। तो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, यहाँ पर इनका ये है कि एजुकेशन से क्या कर सकती हैं, जो लाइफ्स होती हैं उसको ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग आवर हेरिटेज एंड फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, यहाँ पर जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, उसे फॉस्टर करना और क्रिएटिविटी को लोगों को दिखाना, है ना। तो यूनेस्को के अंदर हम देखते हैं ना, हमारी जो इंडिया की वेरियस साइट्स हैं उसको रखा जाता है, जिससे हम क्या बता सके कि कितना ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पर रखा गया है। ओके, साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब साइंस हमारे लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर लेकर आ सकता है। सोर्स सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस फ्लॉड। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि हाल ही फिलहाल में जो NIRF है आपका, ठीक है, कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसने यहाँ पर क्या निकाला, यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर रैंकिंग दी है। जितनी भी आपकी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग दी गई। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रैंकिंग का सिस्टम है, जो रैंकिंग ये प्रोवाइड की जाती है, इन सिस्टम में क्या है, कुछ फ्लॉज हैं। क्या इनके फ्लॉज है, मतलब जो कॉलेजेस को यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है तो इसमें कुछ फ्लॉज है। पहला इसमें फ्लॉज क्या बताया गया है, बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है, जिससे हम यहाँ पर जो रिसर्च होते हैं उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको मेजर किया जाता है। किसके थ्रू, यहाँ पे जितने मतलब उन्होंने कितने नंबर ऑफ पेपर को पब्लिश किया है, कितने टाइम से यहाँ पे वो साइट्स हुए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जर्नल्स में, तो इसे हम कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक। तो यहाँ पे जो बिब्लियोमेट्रिक जो डेटा आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है वेब ऑफ साइंस में और स्कोपस में, तो NIRF क्या करता है, उसका यूज करता है उस डेटा का, और उस बेसिस पर क्या करता है, जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है उनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो दीज रैंकिंग लेक ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग्स आउट अनहेल्दी कंपटीशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने ये कहा कि जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है जो बिब्लियोमेट्रिक का यूज करके, इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ये क्या कर रहा है, एक यूनिवर्सिटीज के बीच में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को बिल्डअप कर रहा है। अब NIRF के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वॉज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको ये याद रखना है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली इसको लेकर इसलिए आ गया था कि तो हम वर्ल्ड की जो हम 500 यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो उसमें इंडिया के सिर्फ 2 और 3 यूनिवर्सिटीज आती थी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे NIRF को लेकर आया गया, जिससे हम क्या कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये पहला गवर्नमेंट का एफर्ट है जिसमें हम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके बीच में क्या हो, कॉम्पिटिशन बिल्ड हो और यहाँ पर अच्छा असेसमेंट हो, वो अच्छे से यहाँ पे क्या करें, परफॉर्म करें। यहाँ पर बात करते हैं किन किन बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पर जो ओवरऑल उनका टीचिंग का है, करिकुलम कैसा है, इन सारी बेसिस पर क्या होता है, रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया टू बाय 31 MQ-9 रीपर UAVs अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PM's US ट्रिप। अब यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर US की ट्रिप में जाने वाले हैं, आप सभी को पता है। और इस बीच पे यहाँ पर इस ट्रिप के जाते जाते ही इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया US से क्या करेगा, क्या परचेस करेगा, 31st MQ-9 रीपर UAV, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द US, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ थर्सडे अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9 रीपर अननेम्ड एरियल व्हीकल। तो ये क्या है, आपका अनमेन्ड एरियल व्हीकल है जिसको यहाँ पर US से क्या किया जाएगा, परचेस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज बिम्स्टेक टू अडॉप्ट बैंकॉक वीजा 2030 एट नेक्स्ट समिट। अब यहाँ पर बिम्स्टेक की क्या होने वाली है, आपकी समिट होने वाली है इन द एंड ऑफ द ईयर। इस ईयर के खत्म होते होते अब बिम्स्टेक की क्या होने वाली है, आपकी समिट होने वाली है। अब बिम्स्टेक क्या है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। ये एक आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिम्स्टेक का आपका फुल फॉर्म है। ओके, समिट एट द एंड ऑफ द ईयर विल अडॉप्ट अ बैंकॉक विजन 2030। इसमें बैंकॉक का विजन आएगा 2030। अब ये विजन क्या है, एक्चुअली इसकी बात की जाए, अभी इसको यहाँ पे कौन चेयर कर रहा है, थाईलैंड चेयर कर रहा है। इसको यहाँ पर थाईलैंड क्या करने वाला है, चेयर करने वाला है इस समिट को। अब इसका जो विजन एक तरीके से यही कि वुड बी द ओवर रीचिंग काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वुड गिव अ
डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा जिसका मेन ये है कि हमें क्या करना, मूव एज अ फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेजेक्ट्री फॉर द सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ। यहाँ पे जो सस्टेनेबल और बैलेंस्ड ग्रोथ है इस पर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। अब हम बिम्स्टेक के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ये क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है आपका, रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 7 मेंबर्स हैं आपके, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 5 हो गए। और दूसरे यहाँ पे साउथ ईस्ट के म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, तो आपको ये पूरे मेंबर्स के नाम यहाँ पर याद होने चाहिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ओके, और म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये आपके 7 नेशन है किसके अंदर, बिम्स्टेक के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका बिम्स्टेक का जो एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है, जैसे कि ट्रेड में, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, क्लाइमेट चेंज। तो इन एरियाज पर क्या करते हैं, ये सारे नेशन एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, कनेक्टिव इशू, रोहिंग्या क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, कल्चर कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस एंड प्रोग्राम, कनेक्टिविटी नेटवर्क एंड टूरिज्म, आपका यहाँ पर आ जाता है मेंटेनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये सारा क्या है, बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से। ठीक है, अब ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आता है, 1997 में, ये जून के 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन यहाँ पे होता है। क्या, बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है, तभी आता है। यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं आपकी। इसको चेयर कौन करते हैं, तो इसको रोटेशन बेसिस पे चेयर होता है, कि मतलब हर साल एक कंट्री से क्या करती हैं, आपकी चेयर करती हैं। अब इसमें कौन कौन सा नेशन आपने देखा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये यहाँ पर 5.1 बिलियन पीपल्स को क्या करता है, एक साथ लेकर आता है। ये वर्ल्ड की 21% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर सामने रखता है। और अगर हम इन कंट्रीज की जो जीडीपी है उसको कंबाइन करें तो कितनी होती है आपकी, 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, क्या क्या, सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब कि जो कंट्रीज है उनके इंटरनल अफेयर्स पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो ये क्या है, इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस बेसिस पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंडिया को क्या करता है, जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी बहुत, क्योंकि इसमें 2 आपके साउथ ईस्ट के जो नेशंस है वो भी क्या आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। और ये इंडिया को क्या करता है, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पर क्या करता है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन, आप सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बेसिस पर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट देने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है क्या, इट इज अ परमानेंट बॉडी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट तो की जाती, बट इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। ये परमानेंट बॉडी नहीं है। हमने कल देखा था कि इसको हर 5 ईयर्स में क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट क्रिएट किया जाता है ना, हर 5 ईयर्स में। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का इलेक्शन हर 5 सालों में होता है, इसी तरीके से इस बॉडी को भी क्या किया जाता है, हर 5 साल में क्रिएट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ये ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर आपका निकल जाता है। उसके बाद आता है इट्स रिकमेंडेशंस इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, ये एक तरीके से एडवाइजरी होती हैं। बस गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंसिडर कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या है, नीदर डी एंड नॉट 2। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप क्या करिए, गूगल करिए, इसके बारे में सर्च करिए कि तीसरा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती, कैसे। तो आपका क्या होगा, एक तरीके से आपकी एक एक रिवर भी यहाँ पर कंप्लीट होती जाएंगी, और आप इसको ना एक तरीके से नोट्स बनाते रहिए।
हम डेली जो ये मैप के क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका जब नोट्स बनाएंगे तो आपका एक एक जो टॉपिक है ऑलरेडी यहाँ पर क्या कंप्लीट होता जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम ज्योग्राफी को अलग से लेकर बैठेंगे और जो सारी रिवर्स उनको याद करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे जो डेली क्वेश्चंस करते हैं, तो आप उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाते रहिए, एक एक जो रिवर है उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर अभी रिवर्स हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे जो रिजर्वॉयर्स हैं वो आएंगे, नेशनल पार्क्स आएंगे, सेंचुरीज आएंगी। तो इस तरीके से आपका जो टोटल क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते जाएंगे और आपके जो नेशनल पार्क से सारी चीजें हैं, जो ये फैक्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ओके, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो देखिए, आज इतनी ही सारी चीजें थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।